हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली बात से आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है तो कंसीडर करो, सब्सक्राइब करना, लाइक करो और कमेंट में मुझे फीडबैक दे सकते हो। कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो देखी थी ध्रुव राठी की, जिसमें उन्होंने जो अफ़गानिस्तान में करंट कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एपिसोड बनाया था, जिसमें उन्होंने अब तक की अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री, अब से एक्चुअली कुछ समय पहले तक कि कहाँ से क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या पर्सपेक्टिव है, उसको शेयर किया था। और फिर उन्होंने कहा था कि मैं एक सेकंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं अभी जो चल रहा है वहाँ तक क्या कैसे आया इस पे जाके डिस्कशन करेंगे। तो लगभग एक हफ्ते पहले उनका सेकंड एपिसोड आ गया, तो वो देखते हैं। मैं राइट अवे इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर, हालांकि मैं कोई बिल्कुल भी बड़ा चैनल नहीं हूँ, लेकिन ये कोई बिल्कुल बड़ा चैनल नहीं है राइट नाउ, लेकिन जितने भी व्यूज़ अगर उनके कम हो रहे हैं, चाहे 10 ही हो, उतने भी मैं कम ना करूँ। जितने उनको व्यूज़ मिलने हैं पहले फर्स्ट वीक में मिल जाए और फिर मैं थोड़ा वेट करके देखूँ। एनीवेज वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, पिछले क्या 2 है महीने से दिन प्रतिदिन तालिबान अपनी पकड़ ये पक्का ट्रोलिंग ट्रोलिंग का एक वो है भाई तरीका। नमस्कार दोस्त। मजबूत बनाया जा रहा है अफगानिस्तान देश पर। भाई ये क्या है ये यार ध्रुव भाई, या तो तुम जानबूझ के लोगों को ऐसे चढ़ाने के लिए करते हो ट्रोल करने के लिए, या तो पता नहीं क्या है। और अफगानिस्तान की सरकार अपना कंट्रोल खो रही है। न्यूज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अब हालांकि ये सिचुएशन थोड़ी चेंज हुई है रिसेंटली। 90% बॉर्डर्स अफगानिस्तान के एक्चुअली में तालिबान के कंट्रोल में आ चुके हैं। आखिर प्रोपेगेंडा कौन है ये प्रोपेगेंडा तालिबान वाले, कहां से ये उभर कर आए, ओसामा बिन लादेन स्टोरी में कहां पर आता है और क्यों यूएसए ने अपनी आर्मी भेजी थी अफगानिस्तान। आइए जानते हैं इतिहास के इस खौफनाक हिस्से को आज के इस। टू बी ऑनेस्ट, मुझे है इस पूरे चीज़ की जनरल अंडरस्टैंडिंग, बट लेट्स से ध्रुव क्या कहता है और शायद कुछ मैं भी शेयर कर सकूं अपने पर्सपेक्टिव से। वीडियो में 30 जुलाई 2021। तो इस वीडियो ओके, में दोस्तों 30 मैं को कहानी आया। को 1979 से शुरू करूंगा। 1979 से पहले की जो कहानी है वो एक पुराने वीडियो में मैंने आपको बताई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद देख सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देखा डाल है भाई, दूंगा। देखा है, उस पर बात भी की 1979 है। में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट और कम्युनिस्ट लीडर नूर मोहम्मद तारकी को मार दिया जाता है और इसी के बाद ही सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में इंटरफेयर करता है। तारकी खुद एक कम्युनिस्ट लीडर थे, लेकिन इन्हें मारा भी इनके एक फेलो कम्युनिस्ट लीडर के द्वारा ही गया था, जिनका नाम था हफीजुल्ला आमिर। यार ये बंदा हफीज़ुल अमीन, जो वो शो है मैडमैन, अगर आप लोगों ने देखा हो और नहीं देखा तो देख लो, अच्छा शो है। उसमें जॉन हैम का जो कैरेक्टर है वो नहीं लग रहा क्या नाम होता है उसका यार, शिट, डॉन डॉन ड्रेपर, डॉन ड्रेपर लग रहा है यार, अफगानी डॉन ड्रेपर। हफीजुल्ला अमीन ने पहले अरेस्ट किया तारकी को और फिर इन्हें मार दिया। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अफगानिस्तान में जो कम्युनिस्ट पार्टीज थी वो 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी, उनके बीच में भी काफी इनफाइटिंग होने लग रही थी। ऐसा नहीं था हाँ, कि लग रही तारकी थी। खुद काफी इनोसेंट थे, इन्होंने भी मारने की कोशिश करी थी हफीजुल्ला अमीन को। कम्युनिस्ट के बीच में तो इन फाइटिंग चलने ही लग रही थी, लेकिन एट द सेम टाइम कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट की भी एक लड़ाई हो रही थी अफगानिस्तान में इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। इसी समय के अराउंड 1979 में अफगानिस्तान के पड़ोसी देश ईरान ईरान में भी रिवॉल्यूशन। एक रेवोल्यूशन हुई, जिसे कहा जाता है 1979 ईरानियन रेवोल्यूशन। एक्चुअली में ईरान देश की जो सिचुएशन थी इस टाइम पर वो काफी सिमिलर थी अफगानिस्तान देश की सिचुएशन से। एक तरफ इस्लामिस्ट थे और दूसरी तरफ लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट थे। ईरान के राजा मोहम्मद रेजा मॉडर्निज्म और सेक्युलरिज्म में विश्वास करते थे और ये अपने देश के लिए बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी लाए थे सेक्युलरिज्म के साथ साथ, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो राजा है ना, इन्होंने एक पार्टी की थी बहुत बड़ी, आई गेस पता नहीं, कुछ सुनने में आता है कि शायद मिलियंस ऑफ डॉलर्स एक पार्टी की थी इन्होंने डेजर्ट में, जो कि पता नहीं उसका ही इनके ऊपर बहुत नेगेटिव प्रभाव आया था। उसके बाद पता नहीं इन्होंने कोई पेरिस में बहुत बड़ा होटल खोल रखा था, जो जब ये मरे तो इनके बच्चों ने इनहेरिट करने की कोशिश की, पर फ्रेंच गवर्नमेंट ने उसे जब्त कर लिया। पता नहीं, इनकी भी बड़ी सैड स्टोरी है यार। टाइम इन्हें सत्ता का बहुत लालच था और इसी लालच के अंदर आकर इन्होंने अपने ऑपोजिशन में प्रोटेस्टर्स को मरवाया, ऑपोजिशन वॉइसेस को दबा दिया, पॉलिटिकल पार्टीज को आउटलॉ करवाया और पार्लियामेंट को डिसमिस कर दिया। इसी क्या रीजन से बात इनके है। खिलाफ एक रेवोल्यूशन हुई और 1979 में इस्लामिस्ट ने टेक ओवर कर लिया ईरान पर।
ईरान में ये होते देख अफगानिस्तान में हफीजुल्लाह आमीन जो कि एक कम्युनिस्ट थे, उन्हें डर लगा कि कहीं अफगानिस्तान में भी इस्लामिस्ट टेक ओवर ना कर ले। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए उन्हें लगा कि उन्हें रिलीजियस कंजर्वेटिव लोगों को अपीज करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने मॉस्क्स की कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दी, अपनी स्पीचेस में अल्लाह का नाम लेना शुरू किया, कुरान की कॉपीज को डिस्ट्रीब्यूट कराया, और ये सब कुछ कम्युनिस्ट होने के बावजूद, क्योंकि ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से इस्लामिस्ट को भी अपनी साइड ले आए, लेकिन जनता इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इन्होंने काफी एट्रोसिटी। अच्छा, इतिहास गवाह है कि दुनिया में जितने लोग ये सोच के चले हैं कि कुछ अच्छा करेंगे, उन्होंने ही बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बुरा किया है, भी करी थी अफगानिस्तान लोगों के खिलाफ। तो इन्हें एक्चुअली, या इसे और पोएटिक तरीके से कहते हैं, दुनिया में जितने बुरे से बुरे काम हुए ना, जब उन लोगों ने उन कामों को करना शुरू किया था, तो वो ये सोच रहे थे कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। भाई तुम्हारा पोएट है। एक सेमी साइकोपाथ कंसीडर किया जाता है अफगानिस्तान के अंदर। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर आप नोटिस करोगे दोस्तों, इन सारे लीडर्स में, चाहे हफीजुल्लाह आमीन हो, तारकी हो, या फिर मोहम्मद रेजा हो, ये चाहे बाहर से कोई भी आइडियोलॉजी दिखाएं अपनी, पीछे से इन सब में ग्रीड फॉर पावर देखने को मिलता है। मेरे भाई, दुनिया का कोई भी पॉलिटिशियन ग्रीड फॉर पावर से ही ड्राइव होता है, और किस चीज़ से ड्राइव होगा? पावर हर किसी को चाहिए होती है दोस्त। के लालच में आकर ये अपनी आइडियोलॉजी को काफी हद तक ट्विस्ट कर सकते हैं, और ये एक ऐसी चीज है जो आज के पॉलिटिकल लीडर्स में भी, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हो, आपको आज भी देखने को मिलेगी। डिक्टेटर्स कोई भी एक्सक्यूज बना सकते हैं पावर में रहने के लिए। यही चीज सोवियत यूनियन में भी देखने को मिली थी। जब लेनिन ने पावर खोई थी तो स्टालिन ने अपने ओपोनेंट का मर्डर करवाया था सत्ता पाने के लिए। कहानी में आगे हुआ क्या कि दिसंबर 1979 को, इससे पहले कि इस्लामिस्ट टेक ओवर कर पाते अफगानिस्तान पर। अच्छा, इन सारी चीज़ों को जब आप देखते हो ना, तो आपको रियलाइज़ होता है कि स्पेशली जो ये वाला रीजन है, जो ईस्टर्न यूरोप का जो रीजन है, स्पेशली जो ईस्टर्न यूरोप है, जैसे कि मतलब एक तो थोड़ा सा पोलैंड या फिर हंगरी भी ईस्टर्न यूरोप में ही आता है, ईस्ट सेंट्रल यूरोप में, लेकिन जो हंगरी और पोलैंड के बाद से जो शुरू होता है ना, बेलारूस हो गया, यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, इन कंट्रीज़, और नीचे ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, और ईरान, और ये क्योंकि जो पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया ना, आपको समझना होगा, वो कल्चरल इन्फ्लुएंस में है ईरान के। अफ़गानिस्तान से लेके पूरा का पूरा जो सेंट्रल एशिया है वो कल्चरल इन्फ्लुएंस में है ईरान के। कुछ इंडिया के भी कल्चरल इन्फ्लुएंस में है, अफ़गानिस्तान वगैरह, लेकिन मेजॉरिटी ईरान के कल्चरल इन्फ्लुएंस में है। और उनका खुद का भी एक सेंट्रल एशियन कल्चर है, नो डाउट, टर्किक कल्चर, वो भी बहुत प्रोमिनेंट है। तो ये सारे को एक ही ब्लॉक में अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि ये जो एरिया ना, शायद बदनसीब है या पता नहीं क्या है, यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ में ये होगा ना कि ये ठीक भी जा सकता है और गलत भी जा सकता है, तो डेफिनेटली गलत ही जाएगा। सोवियत यूनियन ने इंटरवीन कर लिया अपनी फोर्सेस भेजकर। सोवियत यूनियन ने जाकर एक्चुअली में हफीजुल्लाह आमीन को मरवा दिया। ओ शाबाश। इसके पीछे एक आइडियोलॉजिकल रीजन था और एक जियोपॉलिटिकल रीजन था। आइडियोलॉजिकल रीजन ये था कि अफगानिस्तान में कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी कमजोर हो रही थी, बदनाम हो रही थी हफीजुल्लाह आमीन की वजह से। सोवियत यूनियन कम्युनिज्म आइडियोलॉजी में विश्वास रखता है, सपोर्ट देना चाहता था। जियोपॉलिटिकल रीजन ये था कि कोल्ड वॉर चलने लग रही थी यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में। अगर सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस जमाएगा तो एक और देश सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाएगा। यूएसए के अगेंस्ट फाइट में काफी अच्छा होगा सोवियत यूनियन की। तो हफीजुल्लाह आमीन को मरवाने के बाद बाबराक करमल को इंस्टॉल कर दिया गया एज द न्यू हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये भी एक साउर रेवोल्यूशन के लीडर थे। पावर में आने के बाद इन्होंने 2700 से ज्यादा पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करवाया। जो रेड कम्युनिस्ट फ्लैग था उसे रिप्लेस कर दिया एक नए फ्लैग से। इन्होंने प्रॉमिस किया कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाएगा अफगानिस्तान को। इसके अलावा फ्री इलेक्शंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रोटेस्ट और फ्रीडम ऑफ रिलीजन की भी प्रोमिसेस करेगी। फाइनली ऐसा लगने लगा कि अफगानिस्तान में शांति आएगी, पीस आ जाएगा और अफगानिस्तान एक सही दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन अफगानिस्तान को ऐसा देखकर यूएसए कैसे चुप बैठा रहता? यूएसए को दिख रहा था कि सोवियत यूनियन अपना इन्फ्लुएंस जमा चुका है अफगानिस्तान के ऊपर, और इसके साथ ही साथ वियतनाम और इथोपिया जैसे देशों में भी सोवियत यूनियन ने बच्चे की जान ले लो, सारे एक्सपेरिमेंट जाके एक ही कंट्री में कर दो। ह्यूमिलिएट किया था अमेरिका इस कोल्ड वॉर में एक कदम नीचे दिखने लग रहा था। तो अमेरिका ने सोचा अफगानिस्तान को एज एन अपॉर्चुनिटी यूज करेंगे रिवेंज लेने के लिए सोवियत यूनियन के। अब कैसे ये रिवेंज ली जाए? ये रिवेंज अमेरिका ने ली अफगानिस्तान में ऑपोजिंग आइडियोलॉजी मुजाहिदीन को सपोर्ट कर। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जैसे देश
ऑलरेडी इस्लामिस्ट मुजाहिदीन को सपोर्ट करने लग रहे थे अफगानिस्तान में, लेकिन अमेरिका ने भी अब ज्वाइन कर लिया ये करने के लिए। CIA ने अपना लार्जेस्ट एवर सीक्रेट ऑपरेशन कंडक्ट किया ये करने क्या के लिए, बात है। जिसे उन्होंने नाम दिया ऑपरेशन साइक्लोन। CIA के डायरेक्टर रॉबर्ट गेट्स ने बाद में एक कन्फेशन किया था कि कैसे उस टाइम के US के प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने ऑथराइज करी थी सीक्रेट एड $5 लाख की, जो कि मुजाहिदीन को दी जाए 3 जुलाई 1979 को। उसी सेम फॉर्मूले पे अप्लाई हो रहा है। चलने थे, अपनी तरफ से चलने निकले थे अच्छा काम करने के लिए, लेकिन कौन सी बर्बादी इन्होंने क्रिएट कर दी दुनिया के लिए अगले 4 से डेकेड्स तक लगभग, और देखते हैं अभी कितना और चलेगा, वो इनको भी नहीं पता। यूएसए में सत्ता बदलने के बाद भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग दी गई मुजाहिदीन को। रोनाल्ड रीगन के पावर में आने के बाद भी ये हुआ। इस फोटो को देखिए, रीगन मुजाहिदीन के साथ खड़े, अमेरिका की CIA बैठे के हुए। साथ साथ अबे भाई क्या कर रहे भाई को लगता है गलत फोटो दिखाती गई थी जिसमें खड़े होंगे, सब बैठे हुए थे यार। यार मेरे को तो गलत नहीं दिख रहा, दोबारा जाते हैं। अबे बैठे हुए हैं भाई, सब खड़े हुए क्यों बोल रहा है। इस फोटो को देखिए, रीगन मुजाहिदीन के साथ खड़े, अमेरिका की CIA के साथ साथ पाकिस्तान की ISI, ब्रिटिश सीक्रेट एजेंसी MI6 और सऊदी अरेबिया भी इस्लामिस्ट मुजाहिदीन को सपोर्ट करने लग रहे थे। कौन थे ये मुजाहिदीन? शुरुआत में ये सिर्फ गुरिल्ला फाइटर्स थे जो पहाड़ियों में छुपकर लड़ाई लड़ते थे, लेकिन इतने सपोर्ट मिलने की वजह से अब इनके पास ना सिर्फ हथियार थे, गन्स थी, बल्कि एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स तक आ गई थी। इसीलिए इस लड़ाई में अब सोवियत यूनियन को झटका लगने लगा। सोवियत यूनियन अटैक हेलीकॉप्टर भेजता था और इनके पास होती थी LMG और RPG गन्स, जिनको ये रॉकेट लॉन्चर भी कह सकते हो आप, छोटे लेवल का, जिससे मतलब हाथ से, जो ये दिखाया हुआ पिक्चर के अंदर। और ये मिलियंस ऑफ डॉलर के हेलीकॉप्टर को ये लाइक 10-15 हज़ार की डॉलर के LMG से ये उड़ा देते थे। तो इसलिए फिर सोवियत यूनियन सस्टेन नहीं कर पाया वॉर को। जब ये स्टिंगर मिसाइल जिसको कहते हैं ना, ये जो LMG नहीं, इसको कहते हैं RPG और स्टिंगर मिसाइल जो छोड़ने वाले, जो ये हैंड कंट्रोल्ड जो ये होते हैं, जब ये इंट्रोड्यूस कर दिए अमेरिका ने, तो उसके बाद गेम ख़त्म हो गई। वैसे दोस्तों, इस वीडियो में जो ग्राफिक्स और एनिमेशन का इस्तेमाल किया गया है, क्या वो आपको पसंद आ रहा है? एक छोटी सी ऐड पसंद है भाई, बहुत पसंद है। बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि बहुत अच्छे ग्राफिक्स हैं, पर आप प्रमोट कर लो, कोई बात नहीं। सारी स्किल्स आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन सीख सकते हैं स्किलशेयर का इस्तेमाल करके। स्किलशेयर एक बढ़िया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ये सारी स्किल्स सीख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्टिविटी। मैं खुद इसे कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल करता हूँ। पिछली बार मैंने आपको बताया था, मैंने प्रोडक्टिविटी सीखी थी। ऑल्सो मैंने इस पर होम स्टूडियो बनाना सीखा था। पीछे जो स्टूडियो देख रहे हैं हमें, साउंड प्रूफिंग के लिए ये रख रखा है, नीचे कारपेट भी लगवाया है साउंड प्रूफिंग के लिए। तो ये सब मैंने सीखा था इस वाले लेसन से कि होम स्टूडियो कैसे बनाते हैं अच्छा, अपनी साउंड इम्प्रूव करने के लिए, वीडियो की जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करने के लिए। और क्योंकि स्किलशेयर ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है, आप में से पहले 10,000 लोग जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे, उन्हें फ्री ट्रायल मिलेगा 1 महीने का स्किलशेयर। वैसे भी इसका टोटल प्राइस कोई ज़्यादा नहीं है, 2400 रुपीज़ पर ईयर से भी कम का प्राइस लगता है, जो कि 200 रुपये पर महीने से भी कम की कॉस्ट होती है। फिल्म की टिकट जितनी कॉस्ट है उससे भी कम ही कॉस्ट है। 1988 में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद नजीबुल। ये जेनीवा अकॉर्ड साइन करते हैं इनके साथ बहुत बुरा हुआ पाकिस्तान के साथ, जो कि बेसिकली एक पीस एग्रीमेंट है कि दोनों देश एक दूसरे के देश में इंटरफेयर नहीं करेंगे। इस पीस एग्रीमेंट के गारंटर्स होते हैं सोवियत यूनियन और यूएसए प्रॉमिस करता है कि अगर सोवियत यूनियन अपनी आर्मी को पीछे हटा लेगा अफगानिस्तान से, तो यूएसए भी हथियार सप्लाई करना बंद कर देगा मुजाहिदीन को। फाइनली करीब 9 साल बाद फरवरी 1989 में सोवियत यूनियन अपनी आर्मी पीछे हटा लेता है अफगानिस्तान से। ये बहुत ज़बरदस्त आइकॉनिक पिक्चर है। सोवियत यूनियन का जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर है, वो डिसाइड होता है एक रिवर से। उस रिवर को कहते हैं आमू दरिया। दरिया का मतलब रिवर ही होता है। आमू दरिया कह लो या ऑक्सस रिवर कह लो, ऑक्सस इंग्लिश में, या ग्रीक नेम जो है उसका, यूरोपियन नेम ऑक्सस रिवर। तो ये उस ऑक्सस रिवर के ऊपर का ब्रिज है, और इस पे से जो सोवियत बटालियंस अपने जो इक्विपमेंट्स हैं उनको लेके जो वापस जा रहे हैं, ये उसकी फ़ोटो है। तो ये बहुत ही, जैसे कहते हैं, आइकॉनिक। जैसे एक अफ़गान लड़की की एक फ़ोटो थी जो नेशनल ज्योग्राफिक में, ब्राउन आँखों वाली लड़की थी जो आई थिंक वॉर रेफ्यूजी थी। वो एक आइकॉनिक पिक्चर है, वन ऑफ द आइकॉनिक पिक्चर्स ये भी है। सोवियत यूनियन
यूनियन अफगानिस्तान छोड़कर चला जाता है और इसके पीछे कई रीजन है, क्योंकि सोवियत यूनियन खुद भी टुकड़ों में बिखरने लग रहा है। इसके बाद सोवियत यूनियन भी अलग अलग कंट्रीज में बट जाता है, उनमें से एक मेजर कंट्री रशिया बाद में निकलती है। ये अपनी अलग कहानी है, हम अब अफगानिस्तान पर ही फोकस करते हैं। नजीबुल्ला पूरी कोशिश करते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की, अपनी पावर्स वो कम कर देते हैं। 1987 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाता है अफगानिस्तान के लिए। अब अफगानिस्तान एक वन पार्टी स्टेट नहीं रहेगा बाकी कम्युनिस्ट देशों की तरह उस टाइम पर। अब बाकी पार्टीज भी इलेक्शंस लड़ सकती हैं। 1988 में नए पार्लियामेंट्री इलेक्शंस बुलाए जाते हैं और नजीबुल्ला की पार्टी पीडीपीए इन इलेक्शंस को जीत जाती है और नजीबुल्ला इस पावर को रिटेन कर लेते हैं। 1990 में अफगानिस्तान को एक इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है और कम्युनिज्म के सारे रेफरेंसेस हटा दिए जाते हैं। नजीबुल्ला कोशिश कर रहे हैं कि जो भी रिलीजियस कंजर्वेटिव लोग हैं उन्हें अपीस किया जा सके और देश में शांति लाई जा सके। नजीबुल्ला ये भी कोशिश करते हैं कि फॉरेन एड आ सके अफगानिस्तान में और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चालू करी जा सके। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी अमेरिका हथियार सप्लाई करता रहता है मुजाहिदीन को और मुजाहिदीन ग्रुप अभी भी एक इंच भी पीछे नहीं हटता। वो इलेक्शंस को बॉयकॉट कर देते हैं और उन्हें लगता है कि इतना सब होने के बाद भी इस्लाम अभी भी खतरे में है। ये सिविल वॉर चलती रहती है, सोवियत यूनियन पीछे से मदद करने की कोशिश। अच्छा, अगर आप देखो, ऑब्जर्व करो थोड़ी बहुत हिस्ट्री जितनी भी, जैसे इजिप्ट हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, मोस्ट मुस्लिम कंट्रीज़ में जो मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो एक दो ग्रुप होते हैं बेसिकली। एक जो कि प्रॉपर रिलीजियस, जिसको कहते हैं कि लाइक फुली, जो भी फुल एक्सटेंट है वहाँ तक वो कह रहे हैं कि हर चीज़ उसी के हिसाब से गवर्न होगी उनके बीच में। और वो लोग जो कह रहे हैं कि नहीं, एक डेमोक्रेसी को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, रिलीजन को भी सेक्शन में लाइक कंपार्टमेंटलाइज कर देते हैं चीज़ों को। इस ग्रुप और जो रिलीजियस, जो हार्डकोर रिलीजियस ग्रुप है, इनके बीच में कंटिन्यूस टसल चलती रहती है और इस चक्कर में स्टेबिलिटी भी नहीं आ पाती और लोग भी मरते रहते हैं। और जनरली क्योंकि ये सारा कोल्ड वॉर के दौरान हो रहा था, तो रशिया और अमेरिका ने मिलकर दोनों को सपोर्ट करके एक दूसरे को लड़वाते भी रहते हैं। तो आई डोंट नो आज या फिर कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद से क्या चेंजेस आए हैं, उसी टाइप का जो स्पिल ओवर है वो अभी भी चल रहा है। फॉर एग्जांपल अफ़गानिस्तान में कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद का स्पिल ओवर अभी भी चल रहा है। ऐसे ही इजिप्ट में तो खैर थोड़ी स्टेबिलिटी अब आ गई है, क्योंकि ऑफ कोर्स उस कंट्री का कल्चर भी थोड़ा सा डिफरेंट है। एक जो कंट्री का रिलीजन के अलावा जो एक ओरिजिनल कल्चर होता है वो भी मैटर करता है चीज़ों को दिशा देने के लिए। सैड सिचुएशन। फॉरेन एड भेजकर लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि 1991 में सोवियत यूनियन खुद टुकड़ों में बिखर जाता है जैसा मैंने आपको बताया, और 1992 में मुजाहिदीन इस सिविल वॉर को जीत जाता है। अब मुजाहिदीन एक इस्लामिस्ट ग्रुप जरूर था, लेकिन ये बहुत सारे अलग अलग लोगों से बना था जो अलग अलग एथनिसिटीज के थे, और इसमें भी बहुत से सत्ता के लालची लोग थे। तो मुजाहिदीन के खुद ग्रुप के अंदर इन फाइटिंग होने लग जाती है कि अब पावर किसे मिलेगी। फाइनली 1992 में एक इंसान को पावर मिलती है जो नए लीडर बनते हैं इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान। इनका नाम है बुरहान उद्दीन रबानी। अगले कुछ सालों तक आते आते एक नए दुश्मन ने जन्म ले लिया है जिसका नाम है तालिबान। 1996 में तालिबान इस इस्लामिस्ट मुजाहिदीन के लीडर को पावर से हटा देता है। अब कौन है ये तालिबान? पश्तून लैंग्वेज में तालिबान का मतलब है स्टूडेंट्स। शुरुआत में इस तालिबान ग्रुप, पश्तून नहीं, एक्चुअली अरबिक लैंग्वेज में मतलब होता है तालिब। तालिब कहते हैं स्टूडेंट को, और तालिबान मतलब मल्टीपल, उसी का मल्टीपल हो गया अरबिक से ही, जो कि एक एक्चुअली जो पश्तो लैंग्वेज है उसने बहुत सारा या फिर यूँ कह लो एक डायलेक्ट है पर्शियन का जो पश्तो लैंग्वेज है, या दर्री जो लैंग्वेज है, दर्री वो पर्शियन का एक डायलेक्ट है। और ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारे अरबिक के वर्ड्स हैं। इवन हिंदी में जो हम हिंदी जनरल हिंदुस्तानी लैंग्वेज जो हम बोलते हैं उसमें बहुत सारे अरबिक और पर्शियन के वर्ड्स हैं। ग्रुप के लीडर थे मुल्ला ओमर, जिन्होंने 50 स्टूडेंट्स के साथ इस ग्रुप को बनाया था। लेकिन टाइम के साथ साथ पाकिस्तान से कुछ अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज वापस आए थे अफगानिस्तान में, जो इस ग्रुप का हिस्सा बन गए। ये लोग और भी ज्यादा रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट थे, और भी ज्यादा एक्सट्रीम राइट विंग लोग थे मुजाहिदीन से भी कंपेयर करो तो। इन अफगान रेफ्यूजीज ने अपेरेंटली, मैं थोड़ा सा और डीप में बता देता हूँ। जब सिविल वॉर चल रही थी 80s में, तो जो क्या कहेंगे उसे, टीनेज के जो बच्चे जो रेफ्यूजी बने, या टीनेज और उनसे छोटे बच्चे भी 10 साल से लेके 20 साल तक के जो बच्चे होंगे, वो जब रेफ्यूजी के तौर पे पाकिस्तान आए तो वहाँ उनको अब सर्वाइव तो करना था कैसे भी करके। तो मदरसा एक इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पे आपको फूड और
रिलीजियस एजुकेशन दोनों मिल जाती है। एक स्पेसिफिक मदरसा है पाकिस्तान में, एक फ्रांस 24 की डॉक्यूमेंट्री है उसके बारे में की, और मैं आई मीन कोई छुपी हुई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आउट एंड अबाउट। फ्रांस 24 ने पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, आई थिंक समथिंग हक्कानी नाम है उस मदरसे का। वहाँ पे से ही ये जितने भी जो मेजर आपको मिलेंगे तालिबान के जो मेजर लीडर हैं, ये मुल्ला उमर वगैरह, ये सारे उसी स्कूल से पढ़ के आए थे, और वहाँ से ही उन्होंने बेसिकली क्योंकि स्टूडेंट थे उस वहाँ के, तो इसीलिए फिर उन्होंने तालिबान नाम रखा एज स्टूडेंट्स। और ऑफ कोर्स अगर आप बचपन से ही आपको चारों तरफ से सिर्फ रिलीजियस एजुकेशन और रिलीजियस लॉजिक दिया गया है, तो आपका माइंड, क्योंकि जो आपका एनवायरनमेंट है उसी हिसाब से आपकी ग्रोथ हुई है, उसी हिसाब से आपका माइंडसेट क्रिएट हुआ है, तो ये लोग उसी हिसाब से सोचते हैं। पाकिस्तान की कुछ मदरसों में इस एक्सट्रीमिज्म को सीखा था, लेकिन यहाँ सिर्फ सवाल रिलीजन का नहीं था। जैसा मैंने बताया, मुजाहिदीन के अंदर अलग अलग एथनिक ग्रुप्स बटे हुए थे। तालिबान जो था वो पश्तून नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी में भी विश्वास करता था, इस्लामिस्ट होते होते। तालिबान को पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने भी सपोर्ट किया, और ये कहा जाता है कि अमेरिका ने तालिबान को बनाया है। अगर हम टेक्निकली कहें दोस्तों तो ये चीज सच नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखें तो इस आर्ग्यूमेंट में कुछ वजन जरूर है, क्योंकि अमेरिका ने बेसिकली पूरी कोशिश करी, जो भी कोशिश करी जा रही थी अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी लाने की, उस एफर्ट को पूरा तहस नहीं। देखो, तालिबान को अमेरिका ने नहीं बनाया, तालिबान को उन कंडीशंस ने बनाया जिनको अमेरिका ने क्रिएट किया, इतनी बात ही है। और डायरेक्टली तालिबान को उसने बनाया तो पाकिस्तान ने बनाया। मैं जनरली कभी भी पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई भी बात नहीं करता, क्योंकि मुझे वो बेवकूफ़ी लगती है, लेकिन जो जो फैक्ट है वो फैक्ट है। ये पाकिस्तान के खुद के लोग मानते हैं, जो उनके ISI के जनरल हैं, हमीद गुल नाम है शायद उनका, वो खुद उनकी स्पीचेस हैं इस बारे में, जो उन्होंने खुद किया है, कहा है कि हमें एक उनकी टर्म है स्ट्रेटजिक डेप्थ, कि उनको पाकिस्तान में क्योंकि पाकिस्तान एक नैरो कंट्री है नॉर्थ एंड साउथ वाइज, तो उनको एक स्ट्रेटजिक डेप्थ की उनकी एक आइडियोलॉजी थी, जो भी थी उनकी रैशनलिज्म होगी उसके पीछे, सही या गलत जो भी है वक्त बताएगा। तो उन्होंने अफ़गानिस्तान को अपने इन्फ्लुएंस में कम्प्लीटली अंडर लेने के लिए इस ग्रुप को तैयार किया, और फिर इस ग्रुप को पुश किया कि अब जाके, और आज भी कर रहे हैं, लोगों को पता है, पूरी दुनिया को पता है। नहस कर दिया हथियार सप्लाई करके मुजाहिदीन, और ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट हुई जिससे कि तालिबान यही मैं कह रहा हूँ, ना सिर्फ हथियार बल्कि अपेरेंटली अमेरिका ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स अफगानिस्तान में टेक्स्ट बुक्स छपवाने के लिए भी स्पेंड की। ये ऐसी किताबें थी जो वायलेंट इमेजेस से भरी हुई थी और इसी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करती थी। बाद में अमेरिका के द्वारा फंड करी गई यही किताबों को तालिबान ने भी इस्तेमाल किया। सितंबर 1996 तक तालिबान काबुल को कैप्चर कर लेता है और इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान एस्टैब्लिश करवाता है। शुरुआत में जो लोग हैं, आम जनता है, वो तालिबान के सपोर्ट में होती है, क्योंकि उन्हें फाइनली दिखता है कि कुछ स्टेबिलिटी आ रही है देश में, जो इतने सालों से चल रही लड़ाई थी वो बंद हो रही है। और शुरुआत में तालिबान ने कुछ एरियाज को और पीसफुल भी बनाया अफगानिस्तान, लेकिन टाइम के साथ साथ जितनी कंजर्वेटिव सोच थी तालिबान की, वो उभर कर आती है और आम जनता को देखने को मिलती है। तालिबान ढेर सारी चीजें बैन कर देता है अफगानिस्तान में। ये बैंड आइटम्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी ये देखकर कि कैसी कैसी चीजें तालिबान बैन कर देता है अफगानिस्तान। आई गेस लोगों ने शायद इनिशियल सपोर्ट ये सोच के दिया हुआ, क्योंकि यार जब एक बहुत लंबा दौर होता है ना इंस्टेबिलिटी का, तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी चाहे थोड़ी सी किसी कीमत के ऊपर भी आ रही हो, बंदा शायद राजी हो जाता है। तालिबान कल्चर, सिनेमा, टीवी, म्यूजिक, VCR, फुटबॉल, चेस, काइट फ्लाइंग, ज्यादातर पेंटिंग करना, फोटोग्राफी, एम्ब्रॉयडरी करना स्लीव्स पर, क्लीन शेव रखना, फॉरेनर्स को बैन करना, यूनाइटेड नेशंस के ऑफिसेस को बैन करना, NGOs पर बैन हो जाता है, यहाँ तक कि इंटरनेट और 10 साल की ज्यादा से उम्र की जो लड़कियां हैं उनके लिए एजुकेशन पर भी बैन लग जाता है। तालिबान के राज के अंडर अब आदमियों को दाढ़ी रखना कंपलसरी हो गया है और औरतों को अपनी बॉडी फुली कवर करनी पड़ेगी बुरखे में। औरतें अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती अगर उन्हें कोई मेल रिलेटिव अकम्पनी नहीं कर रहा है तो। और क्योंकि तालिबान पश्तून नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी में मानता था, तो जो नॉन पश्तून एथनिसिटीज थी उनके खिलाफ एथनिक क्लेंजिंग शुरू हो जाती है। जो हजारा मुस्लिम्स थे उनको हजारों की संख्या में मारा जाता है, क्रिश्चियंस को प्रोसिक्यूट किया जाता है। अबे क्या पन इंटेंडेड नो पन इंटेंडेड कुछ बता ही नहीं रहा, हजारा मुस्लिम को हजारों में मरवा रहा है। हिंदुओं
को अलग से बैचेस दिए जाते हैं कि उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके मुस्लिम से अलग। अफगानिस्तान की कल्चरल हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बुद्धा स्टैचूज थे, इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तालिबान। ये बड़ा इडियोटिक। ऑब्वियसली फॉर्मर प्रेसिडेंट नजीबुल्लाह को भी मार दिया जाता है इनके द्वारा। दुनिया भर के लोग और दुनिया भर की सरकारें अगर आप लोग ग्रोस आउट नहीं होते तो जाके देखना कि नजीबुल्लाह को कैसे मारा गया था। और अगर आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मुसोलिनी को कैसे मारा गया था तो उसी तरीके से मारा गया था। और ये इतनी चीप हरकत है या फिर ये इतनी छोटी सोच दिखाता है कि यार चलो ठीक है, आपका ओपोनेंट है, आपने उसको मारना भी है, ठीक है मारो, बट यार ओपोनेंट की भी एक रिस्पेक्ट होती है, यू नो। डेथ में भी एक डिग्निटी होती है। तो ये चीज़ बामियान बुद्धा वाला लड़कियों के साथ जो वो कर रहे थे, ये नहीं यार, किसी भी तरीके से आपको क्रेडिबिलिटी नहीं दी जा सकती। ये होता हुआ देखकर तालिबान को बुरी तरह से क्रिटिसाइज करती हैं और इनके खिलाफ आवाज उठाती हैं। लेकिन 3 देश हैं जो तालिबान को एज ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानते हैं उस टाइम। ये 3 देश थे, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूएई का बड़ा हैरानी वाला लगता है कि यूएई ने क्यों कोशिश सपोर्ट करती है तालिबान के खिलाफ लड़ने की। इन्हें कहा जाता है नॉर्दर्न अलायंस, इन्हें हेड किया जाता है अहमद शाह ये मसूद बंदा के सही था द्वारा। यार। लेकिन 2001 में नॉर्दर्न अलायंस ये लड़ाई हार जाता है और अहमद शाह मसूद को भी मार दिया जाता है। ये होने के सिर्फ 2 दिन बाद एक टेररिस्ट ग्रुप अलकायदा यूएसए में 9/11 के अटैक्स कंडक्ट करवाता है, जो अटैक्स पूरी दुनिया को बदल कर रख देते हैं। अलकायदा का लीडर उस टाइम पर था एक सऊदी टेररिस्ट जिसका नाम था ओसामा बिन लादेन। तालिबान शेल्टर करने में मदद करता है ओसामा बिन लादेन को, अपने देश में जगह देता है। तो पंगे लेने तो पहले यही गए थे ना वहाँ पे, इसका मतलब ओसामा बिन लादेन एक लेटर लिखता है अमेरिका को जिसमें वो कहता है कि 9/11 के हमले रिवेंज है जो अमेरिका करने लग रही है सोमालिया, लीबिया, अफगानिस्तान जैसे देशों में। ये जस्टिफिकेशन देता है ये कहकर कि अमेरिका मुसलमानों पर अत्याचार कर रही थी इन सारे देशों में, तो हमने रिवेंज ले ली अमेरिका से 9/11 के अटैक्स का। तो अब अमेरिका भी रिवेंज लेना चाहता है 9/11 के अटैक्स को लेकर, तो अमेरिका अपनी फोर्सेस को अफगानिस्तान में भेजता है। तो अमेरिका अफगानिस्तान में जाकर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करवाता है उन जगहों पर जहां इन्हें लगता है कि टेररिस्ट ग्रुप छुपे बैठे हैं। लेकिन ऑब्वियसली अगर एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करवाई जाएंगी तो कुछ सिविलियंस भी मारे जाएंगे, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि वहां पे बम गिराया जा रहा है हवा से और एग्जैक्टली सिर्फ टेररिस्ट ही मारे जाएं, तो सिविलियंस भी मारे जाते हैं। लेकिन मुजाहिदीन की नॉर्दर्न अलायंस का सपोर्ट लेकर दिसंबर 2001 तक तालिबान को पूरी तरह से पीछे कर देता है यूएस से। अहमद शाह मसूद के एड हमीद कारजाई नए प्रेसिडेंट बनते हैं अफगानिस्तान की नई इंटरिम गवर्नमेंट में। 2004 में फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है अफगानिस्तान में। इलेक्शंस होती हैं और 6 मिलियन से ज्यादा अफगान्स वोट भी करते हैं इस इलेक्शंस में। कारजाई इन इलेक्शंस को जीत जाते हैं और नए प्रेसिडेंट बनते हैं अफगानिस्तान के। ये कुछ अच्छे रिलेशंस एस्टेब्लिश करवाते हैं इंडिया के साथ। अफगानिस्तान इंडिया के रिलेशंस इस टाइम पर काफी स्ट्रांग बन जाते हैं। यूएसए दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी बॉम्बिंग्स करता है, एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करवाता है वहां पर जो तालिबान के हाइडआउट्स हैं उन्हें खत्म करने के लिए। 2011 में ओसामा बिन लादेन को भी मार दिया जाता है यूएस फोर्सेस के द्वारा। 2015 में यह पाया जाता है कि मुल्ला उमर जो पहले तालिबान के ओरिजिनल लीडर थे वो एक्चुअली में 2013 में ही मर गए थे एक इलनेस की वजह से। इस पूरे समय में यूएस ने अपनी आर्मी भेजी हुई है अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने के लिए और तालिबान को दबाकर रखने के लिए, और साथ ही साथ जो भी नई डेमोक्रेटिक सरकार है अफगानिस्तान में उसे सपोर्ट किया जा सकता। लेकिन साल भर साल तालिबान पूरी तरह से खत्म नहीं होता, बल्कि अलग अलग जगह पर उभर के आता रहता है। तालिबान अफगानिस्तान के अलग अलग एरियाज में और नेबरिंग कंट्रीज में भी शूटआउट्स और बॉम्बिंग्स कंडक्ट करवाता है जिसमें ढेरों सिविलियंस मारे जाते हैं। फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हुए हैं यूएसए के और शॉकिंगली तालिबान के साथ पीस टॉक्स शुरू करते हैं, यानी यूएस गवर्नमेंट तालिबान के साथ बातचीत करना शुरू कर देती है। ये बात करते हैं कि अगर तालिबान अपने रिलेशंस अलकायदा जैसे टेररिस्ट ग्रुप के साथ काट देगा तो अमेरिका अपनी फोर्सेस को पीछे हटा लेगा और अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत खर्चा होने लग रहा है अमेरिकन फोर्सेस का। जैसे मैंने बताया $2 से ज्यादा पैसे खर्च हुए थे और अमेरिकन भी इसके अगेंस्ट हैं, क्योंकि अमेरिकन को लगता है कि क्यों हम जाएं वहां पर लड़ाई। अच्छा, यहाँ पे 2 चीज़ें मुझे एड्रेस करने का टाइम चाहिए। ये जो बात बोली कि 2 ट्रिलियन अमेरिका का खर्च हो गया, ये एक एक्चुअली बहुत ज़्यादा मिसकंस्ट्रूड या फिर मिस रिप्रेजेंटेड चीज़ है। $2 ट्रिलियन अमेरिका ने खर्च किए, लेकिन वो 2 ट्रिलियन में से मेजॉरिटी 90% से ज़्यादा ही जो मनी था
वो वापस अमेरिकन इकोनॉमी में ही गया। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हथियार खरीदे वो अमेरिकन कंपनी से खरीदे, तो वो पैसा अमेरिकन इकोनॉमी में वापस री इन्वेस्ट हो गया। बड़ा अमाउंट हथियार का ही होगा, उसके अलावा एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा उन फौजियों की पे जो वहाँ पे लड़ रहे थे, तो वो पैसा भी अमेरिकन इकोनॉमी में गया। च्युइंगम से लेके ब्रेड से लेके हर चीज़ जो वहाँ पे जो उनके स्टेशन फौजी होंगे जो वो खा रहे होंगे, कंज्यूम कर रहे होंगे, बियर वगैरह सब कुछ वो अमेरिका से ही आता होगा उनका कंटेनर में, तो वो पैसा भी अमेरिका के पास ही है। थोड़ा बहुत पैसा जो इन्होंने पाकिस्तान को दिया था राहदारी के लिए, जिसको ट्रांसलेशन जो पोर्ट से जो अफ़गानिस्तान में अपना सामान ले जाते थे, बस वो उनका मेजर खर्चा है जो पाकिस्तान की तरफ जाता होगा। अदरवाइज़ ये 2 ट्रिलियन का 2 ट्रिलियन अमेरिका में खर्च हुआ, अमेरिकन गवर्नमेंट ने खर्च किया है, पर पैसा वापस अमेरिका में ही गया है, उनकी इकोनॉमी में ही री इन्वेस्ट हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने 2 ट्रिलियन गंवा दिया है, ये समझने वाली बात है यहाँ पे। और उससे पहले वाली बात की, देखो ये थोड़ी सी टॉपिक से हट की बात है लेकिन फिर भी एड्रेस कर देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इनिशिएट किया था पुल आउट, ठीक है, और जो बाइडन या फिर डेमोक्रेट जितने भी उसका अगेंस्ट हों, लेकिन जैसी गवर्नमेंट आई तो उसकी वाली पॉलिसी को ही टो कर रहे हैं, और बिल्कुल उससे भी ज़्यादा तेज़ी से टो कर रहे हैं। तो इस मिसकंसेप्शन में कभी मत रहना कि एक अच्छा है और एक बुरा है, दोनों ही बुरे हैं किसी न किसी एक्सटेंट तक, डिफरेंट टाइप में। कौन सा बुरा चल रहा है वो चुन लो। लड़ाई लड़ने के लिए जो लड़ाई हमारी नहीं, हम 20 सालों से उस देश में बैठे हैं और हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, हमारे सोल्जर शहीद हो रहे हैं और हमें इसके बदले कुछ मिल नहीं रहा है। 2021 में तालिबान अपने सबसे पावरफुल स्टेट में है, 85,000 से ज्यादा फाइटर्स तालिबान के लिए लड़ रहे हैं। इस समय जब जो बाइडेन प्रेसिडेंट है अब अमेरिका के, ये डिफरेंट फिगर दिए जाते हैं। अल जज़ीरा एक्चुअली मुझे लगता है कि बहुत ही प्रो तालिबान एक चैनल है, क्योंकि कतर की गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है और कतर गवर्नमेंट ऑफ कोर्स प्रो तालिबान है, तालिबान का ऑफिस है कतर में। तो मैं अल जज़ीरा के द्वारा दिए जाने वाले डेटा को बहुत ही एक शक की निगाह से देखूंगा। बहुत जो एस्टिमेट है वो 60 से शुरू होता है और इनका 85 है। मैंने आज 85 मैक्सिमम एस्टिमेट देखा है, तो 60 से 85 के बीच में अगर एक एवरेज नंबर ले लो तो 75 या 70, तो शायद इतने ही उनके जो है फाइटर हैं। पर हाँ, ये बड़ी बात है कि इतने कम फाइटर होने के बाद भी 3 लाख की अफगान आर्मी जो कि टू अ लार्जर एक्सटेंट अनट्रेंड है, उनसे वो उनको टक्कर नहीं दे रहे बल्कि पीछे छोड़ रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात है। वो डोनाल्ड ट्रंप की इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखते हैं और फैसला ले लेते हैं कि अब, पर वो जो 90% वाला सीन है ना, ये 90% वो प्रॉपर प्रोपेगेंडा है, कोई 90% पे कोई कब्जा नहीं हुआ है। अमेरिका के ट्रूप्स को हटा दिया जाएगा अफगानिस्तान से, स्पेशली 9/11 की 20th एनिवर्सरी से पहले। अमेरिका कहता है कि हमारा क्या, हम तो अमेरिका हैं, अपने ट्रूप्स उठाकर चल पड़ेंगे। अब कई लोग कहते हैं कि अगर रिवेंज अमेरिका का पर्पस था अफगानिस्तान में रहने के लिए, तो 2011 में जब उसामा बिन लादेन को मारा गया उसके बाद भी क्यों अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को रहने दिया अफगानिस्तान में? उसके बाद क्यों नहीं अपनी आर्मी को पीछे हटा लिया? और दूसरी तरफ अगर अमेरिका का पर्पस था अफगानिस्तान में रहने का, अफगानिस्तान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री, वैसे यार मूड नहीं कर रहा था जाने का भाई, ऐसे ही हो जाता है, बंदा आलसी हो जाता है कभी कभार, बनाना और तालिबान को खत्म कर देना, तो ये पर्पस तो अब बिल्कुल भी अकम्प्लिश नहीं हुआ है। इस पर्पस में अमेरिका पूरी तरह से फेल हो गया है, क्योंकि अब तालिबान वापस उभर कर आ चुका है और अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट पर है आज के दिन। जो बाइडेन का कहना है कि वो तालिबान को ट्रस्ट तो नहीं करते, लेकिन जो 3 लाख सोल्जर्स हैं अफगानिस्तान आर्मी के, वो आसानी से काउंटर कर सकते हैं 85,000 तालिबान फाइटर्स को। Do I trust the Taliban? No. But I trust the capacity of the Afghan military. You have the Afghan troops at 300,000, well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. लेकिन ग्राउंड रियलिटी ऐसी, ये बंदा देखता हूँ ना, मुझे इसमें मैन इन ब्लैक मूवी याद आ जाती है। मुझे मैन इन ब्लैक मूवी में एक सीन होता है जिसमें एक बंदा मरता है, उसका मुंह खोलते हैं, अंदर एक छोटा सा एलियन बैठा होता है, वो उस पूरी बॉडी को चला रहा होता है, वो याद आ जाता है मुझे। नहीं, जैसा मैंने बताया आज के दिन ये कहा जा रहा है कि 90% बॉर्डर्स अफगानिस्तान के अब तालिबान के कंट्रोल में आ चुके हैं और हो सकता है कि अफगानिस्तान की सरकार गिर जाए। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स अपने ओपिनियन देते हैं कि इंडिया को भी शायद इंटरवीन कर देना चाहिए, इंडियन आर्मी को जाकर अफगानिस्तान की आर्मी को सपोर्ट करना चाहिए तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ने की। लेकिन यहाँ पर फिर से वही सवाल उठता है कि क्या ये, अच्छा, ये काफ़ी
लाइक कैसा डिफरेंट इस पे ओपिनियन हो सकता है लोगों का, कंट्रोवर्शियल है। पर्सनली मेरा ये बिलीव है कि बंदे जाना सही नहीं होगा, पर हाँ सपोर्ट देना चाहिए दूसरे तरीक़ों से, जिसको कहते हैं बूट्स ऑन द ग्राउंड। वो जाना भी सही नहीं होगा, दूसरा उनकी शायद उन्हें ज़रूरत भी नहीं है, और शायद वो लोग मांग भी नहीं रहे हैं ये चीज़। जो वो हेल्प मांग रहे हैं वो मांग रहे हैं एमिनेशंस की, हथियारों की, फाइनेंशियल सपोर्ट की। उसमें मुझे लगता है कि इंडिया को जितना हो सकता है इंडिया की सिचुएशन के हिसाब से उतना करना चाहिए। और बूट्स ऑन द ग्राउंड ना वो मांग रहे हैं और ना हमें बेचना चाहिए। वो एक डिफरेंट कंट्री है, उनका एक डिफरेंट कल्चर है, हमें उसमें इंटरवीन जिसे कहते हैं कि अपने खुद के हाथ से नहीं करना चाहिए। और हमारा ऐसा कोई बनता भी नहीं है उन पे करना। हमारे पे कोई 9/11 नहीं हुआ, जैसा अमेरिका की सिचुएशन थी वैसा कुछ, तो उसमें मैं एग्री नहीं करता। बट हो सकता है कुछ लोग सोचते हों, और क्या पता वो भी सही हो। एक मौका आए कि शायद वो चीज़ जस्टिफाई की जा सके। इंडियंस की लड़ाई है, क्या इंडियंस को वहां पर जाकर इंटरफेयर करना भी चाहिए इसके लिए? क्या सेंस बनेगा ये करने का? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। अगर तालिबान राज वापस आ जाएगा अफगानिस्तान में तो ये इंडिया के लिए बहुत बुरी खबर होगी। ना सिर्फ रिलेशंस खत्म हो जाएंगे अफगानिस्तान के इंडिया के साथ, बल्कि $3 बिलियन जो इंडिया ने इन्वेस्ट कर रखे हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो सारे प्रोजेक्ट्स भी स्टॉल हो जाएंगे, और शायद बाद में टेररिस्ट अटैक्स होने का खतरा भी बढ़ सकता है। इस पूरी कहानी में आपको क्या लेसन मिलता है? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। मेरी राय में ये लेसन है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। अगर हमें एक दूसरे से लड़ना है तो इसके हजारों बहाने मिल जाएंगे। अलग अलग एथनिसिटीज, अलग अलग आइडियोलॉजीज, कहीं पर कम्युनिज्म, कहीं पर कोई धर्म अलग होना, लेकिन अगर सही मायनों में हमें शांति बनाकर रखनी है, पीसफुली रहना है दुनिया में, तो एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखना होगा और टॉलरेंस और यूनिटी की भावना को प्रमोट करना होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इन्फॉर्मेटिव था, बहुत बढ़िया। और आजकल जो इंडियन हॉकी टीम जीती है उसमें भाई काफ़ी ट्वीट कर रहे हैं, तो थैंक यू। काफ़ी बढ़िया लगता है देख के। ओके, फाइनल मैसेज यार ये मिला है कि अफ़गानिस्तान एक ऐसी ज़मीन है जो कि 3 बहुत बड़ी सिविलाइजेशंस के बीच में आता है, सेंट्रल एशिया, पर्शिया और इंडिया। ठीक है, एक तरफ से बल्कि चाइना भी टच हो रहा है उसमें। तो वो एक चौराहा है बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस के बीच में। ठीक है, ऊपर से अमेरिका और आ गया उसमें पंगे लेने, रशिया पीछे से और आ गया अपने पंगे लेने, कोल्ड वॉर का सारा चूतियापा, जो कि अभी उसी का ही स्पिल ओवर देखने को मिल रहा है हमें। उसी की वजह से एक चीज़ हुई, जिसके वजह से एक और चीज़ हुई, जिसकी वजह से जो आज सिचुएशन है वो वहाँ पे है। तो सबक एक तो टॉलरेंस का, भाई टॉलरेंस का सबक तो है ही, वो तो है ही अल्टीमेट चीज़, बट उन लोगों को समझ नहीं आ रही ना। और उसी चीज़ के समझ आने के लिए 20, 25, 50 साल और लगेंगे। देखो, बंदा कहाँ जाएगा या उसकी क्या कंडीशन होगी ये डिपेंड करता है उसका माइंडसेट क्या है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, अगर उसके दिमाग में एक स्टूपिड शिटी आइडिया चल रहा है ना, तो वो स्टूपिड शिटी कंडीशन में आज नहीं तो कल एंड अप होगा वो इंसान। ठीक है, ऐसे ही एक कंट्री भी है, वहाँ पे जितने भी ग्रुप हैं, अगर उनके दिमाग में लड़ाई ही चल रही है, लालच ही भरा हुआ है, तो वो शिटी सिचुएशन में रहेंगे। अब वो चीज़ निकल, पूरा का पूरा सिस्टम क्लियर होने में, निकलने में शायद 50 साल भी लग सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। और जो चीज़ जो आपको हल बता रहे हो, वो हल आने में भी, जैसा कि मैंने कहा, 50 साल लग सकते हैं। तो कुछ नहीं कहा जा सकता उनकी सिचुएशन का। मोस्ट लाइकली एक ब्लीक सिचुएशन है, डार्क फ्यूचर। अगर पूरी जनता, जो कि अभी रिसेंट कुछ दिनों में देखने में आया कि पूरी की पूरी जनता अगर तालिबान के अगेंस्ट निकल आए और विद्रोह कर दे कि तुम नहीं कर पाओगे कब्जा, कि मरना है तो फिर लड़के ही मरेंगे, और एक रियल डेमोक्रेटिक वैल्यू और गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश कर पाए समहाउ, जो कि एक रियल, जिसको, हालांकि मैं क्रांति में विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर कोई क्रांति हो सके तो वो एक उम्मीद की किरण है। पर देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।